हेलो भाई लोग, स्वागत है। मैं हूं द्वारका प्रसाद, आपका मराठी क्यूलर। फिर से एक नया वीडियो। अब इसमें हम बात करेंगे एफसी बार्सिलोना और जो अपकमिंग चैलेंजेस होंगे हमारे यूसीएल में, ला लीगा में, और किस तरीके से हमारा जो स्टार्ट हुआ है एक रिन्यूड होप के साथ हंसी फ्लिक के अंडर, उसका जो मैनेजमेंट है, उसकी जो न्यू जो टैक्टिकल जो फॉर्म्स है उसके, है ना, जो मैनेजमेंट का जो तरीका है, जो प्लेयर्स को ट्रेन करने का तरीका है, उसको लेकर हम आज इस वीडियो में बात करें। अब ये जो द न्यू ईरा जो है अंडर हंसी फ्लिक, ये उसके अंडर हमारा जो स्टार्ट है ना, बहुत ही अच्छा स्टार्ट है, एक गुड और डिसेंट स्टार्ट हम जिसको बोल सकते हैं। जिस तरीके से हम लोग अभी तक स्टार्ट करते आ रहे थे, जिस तरीके से हम लोग एक स्ट्रगल कर रहे थे सीजन की शुरुआत से ही, वो हमको नहीं देखने को मिला है। हमने लिटरली जो सीजन का जो शुरुआत है ना, अब ये इंटरनेशनल ब्रेक से पहले ले लो या फिर प्री सीजन ले लो, उसमें बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंसेस आपको देखने को मिले हैं। अगर हम एक निगेटिव चीज़ अगर हम साइड को रखते हैं, बर्नाल की जो इंजरी को मैं अगर बताना चाहूँगा, और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हंसी फ्लिक हमारा जो न्यू मैनेजर, न्यू टैक्टिक्स, न्यू मैनेजमेंट का तरीका, रिन्यूड होप जैसे मैंने कहा अभी, इसके चलते हम लोग एक मतलब होप रख सकते हैं हमारे स्क्वाड से, हमारे क्लब से, हमारे टीम से, हमारे प्लेयर्स से। ठीक है। अब इस चीज में सिर्फ दो ही कंसर्न्स है, एक गोलकीपर का पोजीशन और एक हमारे लेफ्ट विंगर का पोजीशन। वैसे थर्ड इशू भी है हमारा, लेकिन डिफेंसिव मिडफील्डर का जो रोल है वहां पर हमारे पास प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस है। फॉर एग्जांपल क्रिस्टेंसन वहां पर खेल सकता है, फ्रेंकी डियोंग वहां पर खेल सकता है, पेद्री वहां पर टेस्ट किया है सक्सेसफुली हंसी फ्लिक ने और उसके मैनेजमेंट ने। मार्क बर्नाल, सैडली वो बंदा इंजर्ड हो चुका है, लेकिन कसाडो एक स्टार्टर डिफेंसिव मिडफील्डर है बारसा का, है ना। जो बोल रहे थे कि वो उसको किमिच 2.0 बोलते हैं, जिस तरीके से किमिच ने अपना करियर शुरू किया था एज अ सेंटर बैक, सेम किमिच ने भी लास्ट सीजन वहीं पे खेला था, फिर वो डिफेंसिव मिडफील्डर वाले रोल में आ गया। लेकिन हमारे जो दो मेन कंसर्न्स है वो है मार्क एंड्रे टेर स्टेगन, यानी कि गोलकीपर का पोजीशन। अब टेर स्टेगन का इशू ये चल रहा है कि उसकी एज के चलते और उसके जो रिसेंट परफॉर्मेंसेस रहे हैं लास्ट 2-3 सालों में, वो थोड़े से कंसर्निंग पार्ट है यहाँ पे। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम लोग नया गोलकीपर नहीं ला सकते, प्रॉब्लम ये है कि क्या मार्केट में उसकी लेवल का गोलकीपर है। नहीं है, नहीं है, मैं क्लियरली बताता हूँ कि नहीं है। क्यों? क्योंकि एक अच्छा शॉट स्टॉपर आपको होना चाहिए गोलकीपर के तौर पे, आपको एक अच्छा बॉल डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए। ही शुड बी एक्टिंग एज अ फोर्थ और फिफ्थ डिफेंडर और सेंटर बैक, है ना। जब आप पीछे से बिल्डअप करते हो ना गेम को, व्हेन यू आर बिल्डिंग फ्रॉम बैक, तो उस वक्त एक जो रोल होता है ना गोलकीपर का, एक फर्म जो एकदम एक तरीके से गड़ा रहता है ना बंदा पिलर की तरह, अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने डिफेंसिव लाइनअप को, वो जो क्वालिटीज है ना उसमें, ये बहुत ही डिटरमाइंड गोलकीपर है, बहुत डिटरमाइंड गोलकीपर है, बहुत ही एक जो हमारे बारसा के डिफेंस का जो की है ना, वो हम बोल सकते हैं। हाँ चलो ठीक है, बैड डिफेंस की वजह से उसको थोड़े से बहुत हमने बुरे परफॉर्मेंसेस भी देखे हैं, मैं उसको पूरी तरीके से यहाँ पे बैक नहीं करूंगा, लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि जर्मन टैक्स टेर स्टेगन को आप हंसी फ्लिक के अंडर थोड़ा सा इम्प्रूव देख सकते हो। और हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है गोलकीपर का, इन्हीं की पीनिया, वो उतना अच्छा नहीं है जितना मार्क एंड्रे टेर स्टेगन है। वो दिन गए जब सिलेसन था हमारे पास, या फिर जब हमारे पास ब्रावो वगैरह हुआ करते थे। चलो ठीक है, गोलकीपर की साइड डिस्कस कर ली, चलते हैं लेफ्ट विंगर के इशू की चलते। अब लेफ्ट विंगर के इशू में क्या हुआ था कि हमने मेकशिफ्ट लेफ्ट विंगर कह लो, या फिर एक तरीके से उस पोजीशन को भरने के लिए हमने जोआओ फेलिक्स को लाया था। जोआओ फेलिक्स जो भी है उसको हमने लाया था, लेकिन लोन पर लाया था हमने, उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया उसको, ठीक है, वो डील नहीं हो पाई। अब यहाँ पे हंसी फ्लिक ट्रस्ट करता है अंसु फटी के ऊपर। अंसु फटी को उन्होंने फिर से नंबर 10 के साथ रजिस्टर कर दिया है। अब इसके चलते अब हमको देखना होगा क्या अंसु फटी कितना खरा उतरता है हंसी फ्लिक के भरोसे के ऊपर, बोर्ड के भरोसे के ऊपर, कितना उसको मतलब एक जस्टिस देता है उस नंबर 10 को। बस अब एक ही होप है, एक अपने इमेंस टैलेंट के साथ और अपने जो जो वर्ल्ड क्लास एबिलिटीज है उसके साथ, वो जिस तरीके से अभी 2 इंजरीज के साथ आया और जिस तरीके से प्रेशर फील कर रहा है, उसको ना फील करते हुए बस अच्छे परफॉर्मेंसेस हमको प्रोवाइड किए, बस यही हमारी उम्मीद होगी। अब स्टोरी जो स्टार्ट हो रही है हमारे बारसा की प्री सीजन से और हमारे जो शुरुआती 3-4 गेम से उससे। अब ये 3-4 गेम जो हमने खेले हैं, इसको लेकर
आप देखोगे तो बहुत ऑप्टिमिज्म है और एक्साइटमेंट है ना, एक पॉजिटिव एक्साइटमेंट है प्लेयर्स को लेकर, हमारे अचीवमेंट्स को लेकर, क्या हम अचीव कर सकते हैं। प्लेयर्स में भी ये एक्साइटमेंट है और एक ऑप्टिमिज्म है और फैंस में भी है। बारसा ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टार्ट किया है लीग में और उसी लेवल पे जाना चाहेंगे यूसीएल में, ये भी हम देखते हैं। और ये जो हंसी फ्लिक ने जो शो की है उसकी एबिलिटीज जो है ना, न्यू अप्रोच है, टैक्टिकल अप्रोच जो है ना, टीम को लेकर किस तरीके से सब स्मार्ट सब्स्टिट्यूशंस किए जा रहे हैं और किस तरीके से प्लेयर्स को रेस्ट भी दी जा रही है गोल्स मारने के बाद, सब किया जा रहा है ताकि सबको गेम टाइम भी मिले। और गेम टाइम अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो हंसी फ्लिक उस प्लेयर को जाकर अप्रोच कर रहा है, उसको बोल रहा है कि भाई ये देख ऐसे ऐसे इशू है, हमको इस तरीके का गेम खेलना था, इसलिए मैंने तुझे स्टार्ट नहीं किया, या फिर इसलिए मैंने तुझे गेम टाइम नहीं दिया। तो इस तरीके से एक पॉजिटिव जो कम्युनिकेशन है ना बिटवीन कोच और कोचिंग स्टाफ एंड प्लेयर्स, ये भी हो रहा है जो कि हमने जावी के अंडर नहीं देखा था। अब हम फेस करेंगे हमारे जो इमर्जिंग कंटेंडर्स है लाइक एटलेटिको मैड्रिड, विलारियल, बेटिस भी वहां पे तकलीफ देने के लिए बैठे ही आपको। और हमारे जो ट्रेडिशनल राइवल्स है कौन है, अब एस्पानियोल जो आपकी बार्सिलोना का ही क्लब है, लेकिन सबसे बड़ा जो हमारे राइवल है, ट्रेडिशनल राइवल जिसको हम बोलेंगे रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड क्या क्या कोशिश करेंगे, आपको लीग में डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, डोमेस्टिक कप्स में डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, और सबसे ज्यादा आपको यूसीएल में जो क्या बोलते हैं एक तरीके से आपको रोकने की कोशिश करेंगे। अब इन सारी चीजों को लेके क्या किस तरीके से हंसी फ्लिक प्लान करता है और या फिर किस तरीके से करना चाहिए, ये भी हमको देखना पड़ेगा। अब मुझे क्या लगता है कि जिस वे में हम जा रहे हैं अभी तक पॉजिटिव वे में जा रहे हैं, अगर हम बर्नाल का इंजरी अगर थोड़ा सा बहुत अगर हम डिस्कस करते हैं तो मुझे लगता है कि ऐसी इंजरीज ना हो, इसलिए प्लेयर्स को ओवर यूज ना करें। बाल्टे को लेफ्ट बैक के तौर पे ज्यादा यूज ना करें, लमिनी यमाल को बहुत ज्यादा यूज ना करें, वहां पे आप शिफ्ट कर सकते हो। राफिना है आपका, अंसु फटी आपका आ रहा है, यानी कि अभी ये जो इंटरनेशनल ब्रेक खत्म होगा तो उसके बाद फ्रेंकी डो आपको अवेलेबल होगा, अंसु फटी आपको अवेलेबल होगा, और लगभग मेरे ख्याल से उसके बाद अराहू भी मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी अवेलेबल हो जाए। और मुझे लगता है कि क्रिस्टेंसन का जो इंजरी है उतना बड़ा मुझे नहीं लगता, बट अब पता नहीं, उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स आई है, पिछले सीजन भी बंदा बहुत अपने इशू लेकर खेल रहा था इंजरी को लेके, जो अभी जो अपडेट आया है उसको लेकर मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं थोड़ा सा हम स्मार्टली अगर इसके साथ डील करें तो मुझे लगता है ज़्यादा इंजरीज नहीं होंगी क्लब में, और हम लोग यूसीएल में और लीग में आराम से डोमिनेट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रॉफी जीत सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बार्सिलोना का जो रियल टेस्ट होगा वो होगा यूसीएल में आपके अगेंस्ट, क्योंकि ये जो नया जो फॉर्मेट है ना यूसीएल का, वो भी आप देख लो, आप मल्टीपल ओपोनेंट्स के साथ खेलोगे। अब पहले जो था आप अवे भी खेल रहे हो, सेम ओपोनेंट के साथ होम पे खेल रहे हो, ऐसा वाला सिस्टम इस बार नहीं है। तो अब क्या होगा, एक कंसिस्टेंसी डिमांड होगी, रिक्वायरमेंट उसी चीज का होगा, प्लेयर्स की कंसिस्टेंसी चाहिए होगी, कोचेस की कंसिस्टेंसी चाहिए होगी, जो प्रेशर वो हैंडल करते हैं वो किस तरीके से, वो सारी सिचुएशन में किस तरीके से कंसिस्टेंट है, प्लेयर्स को आप लीग में किस तरीके से यूज कर रहे हो, किस तरीके से आप यंगस्टर्स को चांसेस दे रहे हो। क्योंकि देखो यार क्या हुआ है, अभी तक आप लोग देख रहे हो नॉकआउट स्टेजेस में बारसा को किस तरीके से ओपोनेंट्स मिले हैं, किस तरीके से परफॉर्म किया है, किस तरीके से स्ट्रगल किया है उन्होंने अगेंस्ट फिजिकल साइड और जर्मन टीम्स के अगेंस्ट और प्रीमियर लीग वाली साइड के अगेंस्ट किस तरीके से खेले हैं। तो आपको यहाँ पे ये प्लान सेट करने होंगे। अब प्रेशर जो हैंडल करना होगा या फिर करना पड़ेगा हंसी फ्लिक को, वो किस वे में करना पड़ेगा, दो ही चीजें मुझे मेन लगती है। मैं इसके ऊपर बहुत सोच सोच के ये वीडियो बना रहा हूं। तो दो मुझे सबसे बड़े मेन कंसर्न्स लगते हैं, एक है टैक्टिकल एडजस्टमेंट्स बिफोर द गेम, इन द गेम, इन द सेकेंड हाफ मोस्टली, और न्यू जो इंजुरीज होगी प्लेयर्स को वो लेकर। क्योंकि क्या होगा कि आपका कोई भी प्लेयर स्क्वाड में इंजर्ड नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, और उस प्लेयर के अलावा आपको पूरा सीजन निकालना है या फिर सर्टेन टाइम पीरियड निकालना है, तो उस वक्त कोच की जो एक मतलब एक जो मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं ना, उसकी जो परीक्षा होगी बहुत बड़ी। अब बर्नाल है हमारे पास, कसाडो है, ऑप्शन है हमारे पास, क्या हमारे पास हर एक पोजीशन के लिए उतनी स्क्वाड डेप्थ है, और अगर क्या उतनी अगर स्क्वाड डेप्थ है तो क्या उतने यंगस्टर्स को हम लोग लीग में गेम स्टार्ट करवा रहे हैं ताकि यूसीएल के लिए वो भी उतने प्लेयर्स आपके क्या बोलते हैं प्रिपेयर हो। एलेक्स गैरेडो मुझे लगता है गावी का परफेक्ट रिप्लेसमेंट, पाब्लो तोरे गावी और पेद्री के लिए परफेक्ट रिप्लेसमेंट मुझे लगता है, लेकिन अभी तक उसको स्टार्ट नहीं मिला है लीग गेम्स में जितना हम अभी तक देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। टैक्टिकल एडजस्टमेंट्स क्या होगा, अब टैक्टिकल एडजस्टमेंट्स को लेकर मैं थोड़ा सा पेप गार्डियोला का एग्जांपल देना चाहूंगा। पेप गार्डियोला क्या करता है, पेप गार्डियोला ये करता है कि
जब उसकी टीम ड्रॉ पे चल रही है या फिर वो ट्रेल कर रहे हैं, यानी कि 1 गोल बिहाइंड, 2 गोल्स बिहाइंड है, तो उस वक्त पेप की जो सब्स्टिट्यूशंस होते हैं वो देखो, और सेकेंड हाफ में पेप की जो फॉर्मेशंस जो होते हैं ना, या फिर प्लेयर्स की जो रोल्स है वो इंटरचेंज हो जाते हैं। प्लेयर्स के रोल्स कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं। स्टोन्स अगर सेंटर बैक है तो फिर स्टोन्स आपका डिफेंसिव मिडफील्डर वाले रोल में कब जाने दिखेगा, कब जाकर दिखेगा वो नहीं पता चल सकता आपको, और कब वो बंदा ऑटोमेटिकली फिर से सेंटर बैक वाली पोजीशन में आएगा ये भी नहीं पता चलता। ये जो ट्रांजिशंस वो इतने स्मार्टली करता है ना पेप गार्डियोला कि आपको समझ में नहीं आता। उसके लिए ना गेम की पैटर्न्स को आपको बहुत मतलब डीपली आपको रीड करना होता है, तब जाके आपको ये समझ में आएगा। वो बहुत ही ज़्यादा डीप ना जाते हुए हम लोग यही डिस्कस करते हैं कि टैक्टिकल एडजस्टमेंट्स इन द गेम, और इंजुरीज को जैसे हो, इंजुरीज जितना कम हो उतनी मतलब रोकी जाए, जितनी कम हो इंजुरीज उतना अच्छा है हमारे यूसीएल कैंपेन के लिए, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। और यहाँ पे यूसीएल में मोस्टली आपकी जो परफॉर्मेंसेस है ना, ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में जो परफॉर्मेंसेस है, आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेसेस वो रिवील करेंगे। आप कहाँ लैग कर रहे हैं, आप कहाँ स्ट्रांग हो, आपको क्या बेटर करना चाहिए था। आपकी एबिलिटी है लेकिन वो पिच पर नहीं कर पाए एज अ प्लेयर। एज अ कोच फ्लिक वो कर सकता था लेकिन उसने नहीं किया। जैसे कि बर्नाल को उस वक्त उसने अगर सब किया होता तो उसकी इंजरी हम लोग अवॉइड कर सकते थे, क्योंकि फ्लिक का जो मैनेजमेंट है ये वो जर्मन फुटबॉल से आ रहा है और स्पेनिश फुटबॉल में एक फर्स्ट जॉब है उसका। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ उसको थोड़ा सा गौर करके बहुत ज़्यादा इसके ऊपर वो काम करेगा, और मुझे लगता है कि उसने किया भी है, बार्सिलोना में आने से पहले भी किया है और अभी भी कर रहा है। उसको जो करना था वो कर रहा है। थियागो अल्कांतारा को सब लोगों को लग रहा था, हम फैंस को भी लग रहा था कि हांसी फ्लिक के कोचिंग स्टाफ में उसको होना चाहिए, लेकिन उसको नहीं रखा गया। क्यों? रीजन किसको पता है? हांसी फ्लिक को पता है, क्योंकि बोर्ड चाहेगा, बोर्ड ऑप्शंस देगा कोच को कि ले भाई तू इसको रख सकता है। जावी को भी दिया था, ले भाई तू, तेरे को फ्रीडम है, जिसको रखना है रख सकता है तू। ऑस्कर हर्नांडेज जावी का भाई, सगा भाई, उसको कोई कोचिंग बैकग्राउंड नहीं था, फिर भी वो बारसा का असिस्टेंट कोच था। तो ये फ्रीडम होता है, तो उस फ्रीडम का आप कितना फायदा उठाते हो। आपको अभी तक प्री सीजन से लेकर अभी तक का जो बारसा का परफॉर्मेंस है उसको देखने को मिला है। आप ऐसे ही एक्सपेक्ट करना चाहेंगे बिल्कुल भी, लेकिन हमको रियलिस्टिक होकर एक्सपेक्टेशंस रखनी होंगी एज अ बारसा फैन। क्योंकि अब क्या होगा, अगर किसी चीज को अगर हम अचीव करना चाहते हैं तो हम लोगों को के पास 100% रिसोर्सेस नहीं होंगे। इवन 100% आपका स्क्वाड बिल्ड होने के बावजूद भी आप ट्रॉफीज जीतोगे ही, यही कोई कमिटमेंट भी नहीं होती, या फिर एक ऐसा ही लिखा हुआ नहीं होता नसीब में। क्योंकि पीएसजी की अगर आप स्क्वाड देखोगे, जिस वक्त मेस्सी, नेमार एंड एम्बापे उनकी टीम में थे, उस वक्त क्या वो लोग यूसीएल जीत पाए? नहीं, अंडरडॉग्स मैड्रिड ने उनको हरा दिया था, कमबैक, याद है आपको? ये चीजें होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि रियलिस्टिक होना है मतलब आपको बिल्कुल भी होप्स नहीं रखनी। मैंने जैसे कि बोला, रिन्यूड होप, एक ऑप्टिमिज्म है, एक एक्साइटमेंट है हंसी फ्लिक का बॉल देखने के लिए आपको, है ना? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बाय म्यूनिच आ रहे घर पे, उनको भी देख लेते हैं। मिलते हैं, तब तक के लिए विस्काइल वारसा, जय हिंद।